दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो कलाम एकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये हुआ था आपके 28/9/2025 को। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिया है, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है पहले सब्सक्राइब, और इसके बाद आपको मिलेगी सामने प्लेलिस्ट और उसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो वो पीछे वाले सॉल्यूशन आपको जरूर देख के आना है ताकि आपकी तैयारी अब बेहतर हो सके। और चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 6 का पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है आपको। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो वो आ जाएगी आपके 26,225.19 मेगावाट, यानी कि 26,325 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का मतलब है जिसे वापस बनाया जा सकता है। तो इसमें नवीकरणीय वाला कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके जल विद्युत ऊर्जा जो है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। भाई खनिज तेल एक बार ऊर्जा बन गई तो वो वापस खनिज तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यूरेनियम भी एक बार खत्म हो गया तो वो फिर वापस नहीं बनेगा, और कोयला भी वापस नहीं बनने वाला। लेकिन जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपके वापस बनी जा सकती है, यानी कि ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में आते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत का उपभोग राजस्थान राज्य द्वारा किया जाता है? तो कौन सी परियोजना के द्वारा उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा का उपभोग है और राजस्थान के द्वारा किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके माई परियोजना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से ताप विद्युत संयंत्र और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको दे रखा है हाइड्रला परियोजना जो कि आपके बीकानेर में स्थित है, भदेसर परियोजना बाड़मेर के अंदर स्थित है, नेवली परियोजना बारा, ये आपके गलत हो जाएगा भाई, नेवली परियोजना है वो बारा के अंदर स्थित नहीं है, और काली सिंध परियोजना ये आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है, ये भी सही है। इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है? यानी कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की अगर देखा जाए क्षमता तो कितनी रहती है? तो वो आ जाएगा 142 गीगावाट है, और राजस्थान के अंदर क्षमता है सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइब्रिड वार्षिक मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे? तो रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे या आपके कौन से विभाग के द्वारा किए जाएंगे? तो वो आ जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है ये आपके सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला कथन दे रखा है, NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, अमर सागर परियोजना राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, ये भी बिल्कुल आपके सही रहने वाली है। और राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिले शामिल है, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि चित्तौड़गढ़ वगैरह इसमें आपके शामिल नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 द्वारा 2030 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रति वर्ष है वो कितना हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आ जाएगा आपके 2000 किलो टन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 2030 तक प्रति वर्ष 2000 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बायोडीजल के विकास हेतु बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायोडीजल जो प्लांट है वो आपके जामर कोटड़ा
उदयपुर के अंदर है वो बायोडीजल का प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर की किस निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इस पे कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है? तो वो आ जाएगी सागरमल गोपा शाखा जो है इस पे आपके विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया। बाकी पुंगल शाखा पर भी विद्युत ग्रह स्थापित है, सूरतगढ़ शाखा पर भी है और चारणावाला शाखा पर भी विद्युत ग्रह स्थापित किया जा चुका है, लेकिन सागरमल गोपा के ऊपर अभी तक विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र जो है वो आपके अंताबारा के अंदर स्थापित किया गया भाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है यानी कि अवरोही क्रम में आपको ऐसे व्यवस्थित करना है कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन से क्षेत्र से मिल रही है, उसके बाद कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में आपको बताना है भाई। तो इसमें जो आपके अवरोही क्रम रहने वाला है वो आ जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा आ जाएगी तापीय ऊर्जा, फिर आएगी सौर ऊर्जा, फिर आएगी पवन ऊर्जा और फिर आएगी गैस ऊर्जा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादन हमें तापीय ऊर्जा से मिल रहा है, उसके बाद सौर ऊर्जा से, उसके बाद पवन ऊर्जा से, उसके बाद गैसीय ऊर्जा से। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, निम्न में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है? तो वो आ जाएगा आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर जो स्टेशन आता है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये आपके सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने का संयंत्र है भाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है? कौन सा सोलर पार्क है जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित नहीं है? तो इसमें आपके बोडाना जो है जैसलमेर में स्थित है, नोक जैसलमेर, फतेहगढ़ जैसलमेर, लेकिन दूनिया जो सोलर पार्क है ये आपके जैसलमेर में स्थित नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? तो नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट जो है वो राज्य के कौन से स्थान पर है? तो वो आ जाएगी आपके मेनावली स्थान पर नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत कितने सोलर पार्क राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान के अंदर आपके 5 सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान में वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है? तो 2024-25 तक कितने गीगावाट? तो वो आ जाएगा आपके 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है भाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर वर्तमान में 5 कंपनियों के द्वारा राजस्थान में विद्युत का उत्पादन, प्रसारण और वितरण किया जाता है। इन कंपनियों का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इन कंपनियों का जो गठन है वो आपके 2000 के अंदर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान के अंदर जो बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति है ये आपके जारी की गई 29 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बजट 2025-26 के अनुसार कितनी है वो बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वो आ जाएगी 150 यूनिट बिजली है वो मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। ये आपके बजट 2025-26 के अंदर कहा गया भाई, ठीक है ना। पहले इसमें 100 यूनिट था और अब ये 25-26 के अनुसार 150 यूनिट है वो मुफ्त में बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो वो आ जाएगा आपके 4 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं आर्थिक समीक्षा
2024-25 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो भारतीय रेल मार्ग जो लंबाई है इसका टोटल में से कितना प्रतिशत है वो राजस्थान के अंदर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके 8.89%। इतना प्रतिशत आपके राजस्थान के अंदर रेलवे मार्ग विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी कि RREC का गठन कब किया गया? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का जो गठन है वो आपके अगस्त 2002 के अंदर किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगस्त 2002 के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का स्लोगन है? तो अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान का जो पर्यटन का स्लोगन है वो आपके रहता है पधारो हमारे देश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, पधारो हमारे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु त्रिकोण में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो इसमें आ जाएगा आपके जो मरु त्रिकोण के विकास के लिए एक विदेशी संस्था है जो कि यहाँ पे वित्त प्रदान कर रही है या पैसे आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है। वो संस्था आती है आपके जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि जो जापान बैंक है ये यहाँ पे आपके पर्यटन के लिए त्रिकोण है मरु त्रिकोण, इनके विकास के लिए पैसे दे रही है अभी। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राज्य में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जाएगी? यानी कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जाएगी बजट 2025-26 के अनुसार? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर। यानी कि भाई जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन अगर देखा जाए, जहाँ पे सर्वाधिक पर्यटन का स्कोप है वहीं पर ये बस चली जाएगी। तो इसमें आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर हो सकता है, जोधपुर के अंदर हो सकता है और उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर आपके हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू की जा रही है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल GSI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो कि आपके GSI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि आंकल फूड फॉसिल पार्क जैसलमेर, ये इसमें शामिल है। वेल्टेड टफ जो कि जोधपुर, ये भी आपके शामिल है। बार कॉन्ग्लोमेरेट जो पाली है ये भी आपके शामिल है। लेकिन भंड देवरा मंदिर 12 जो है ये आपके जियो हेरिटेज साइट के अंदर शामिल नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा आपको पर्यटन स्थल, सामने दे रखा अवस्थिति। तो कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा लाल मंदिर। तो लाल मंदिर अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा अजमेर के अंदर, यानी कि ए में आ जाएगा 3। फिर दे रखा आपको मीठे शाह की दरगाह। तो मीठे शाह की दरगाह आपको मिलेगी गागरोन का जो किला है झालावाड़ के अंदर, वहाँ पर आपको मिलेगी मीठे शाह की दरगाह, 3-1। फिर आपको दे रखा है चंद्र महल। तो चंद्र महल जो है ये आपको मिलेगा जयपुर के अंदर, जो जयपुर का सिटी पैलेस है वहाँ पे आपको मिलेगा चंद्र महल, यानी कि 4। फिर दे रखा लालगढ़। तो लालगढ़ आ जाएगा आपके बीकानेर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, इनका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर परकोटा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो जयपुर का जो परकोटा है इसको कौन से वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो वो आ जाएगा आपके 2019 के अंदर इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट द्वारा द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत राजस्थान की किस शाही रेलगाड़ी को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन घोषित किया गया है? तो जो दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन है वो राजस्थान की है। और राजस्थान की कौन सी ट्रेन है? तो वो आ जाएगा आपके हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन के अंतर्गत आती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए।
कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो थार महोत्सव आपका आ जाएगा, ये आपके बाड़मेर के अंदर नहीं है भाई, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि थार महोत्सव आपको मिलेगा कहाँ पर, बीकानेर के अंदर, तो ये इसमें हो गया गलत। और कुंभलगढ़ महोत्सव तो ये आ जाएगा आपके राजसमंद के अंदर, और वृक्ष महोत्सव खेजड़दी के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। तो थार महोत्सव आपको मिलेगा बीकानेर के अंदर, जो कि इसमें आपके असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है। तो तीर्थ सर्किट के अंदर कौन सा मंदिर या कौन सा स्थान शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा, एक तो अजमेर शामिल है, नाथद्वारा शामिल है, महावीर जी करौली शामिल है, लेकिन सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये आपके तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला शीर्षतम पर्यटन स्थल का केंद्र रहा है। यानी कि राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में अगर देखा जाए तो कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक पर्यटन है वो वहाँ पर देखने के लिए या फिर घूमने के लिए गए थे, तो वो जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके सीकर जिला। यानी कि सीकर जिला शीर्ष पर्यटन स्थल का केंद्र रहता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो वो आ जाएगी आपके 3,17,121 किलोमीटर है वो। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है भाई 3,17,121। तो कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर कुल सड़क की लंबाई है। कब तक, तो मार्च 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है। तो कौन से जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा है वो नहीं गुजरता है, तो इसमें आपके सिरोही से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से भी गुजरता है, भीलवाड़ा से भी गुजरता है, लेकिन राजसमंद जिले से ये पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है। यानी कि जो जयपुर मेट्रो का जो फेज 2 है ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है वो प्रस्तावित किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके सीतापुरा से स्टार्ट होगा और विद्यानगर तक है वो ये रहने वाला है फेज 2। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1 कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है, तो सीतापुरा जयपुर से विद्यानगर जयपुर तक प्रस्तावित रहता है भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, रीड कोर की स्थापना राज्य सरकार तथा डैश 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 द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में की गई है। तो ये किस किस के मध्य हुआ है समझौता, तो वो आ जाएगा आपके, एक तो IL व FS राजस्थान सरकार, और एक आ जाएगी ILVF और S, इसके मध्य है वो 50:50 अनुपात के अंदर ये संयुक्त उद्यम है वो हुआ है भाई रीड कोर की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है। तो राजस्थान के अंदर भूमिगत हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके नाल हवाई अड्डा जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। ये आपके एक भूमिगत हवाई अड्डा रहता है भाई। ऑप्शन नंबर 3 कि नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर है जो कि एक राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो कौन सा रेल मंडल है जो कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो वो आ जाएगा आपके कोटा जो है ये आपके पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कब क्रियाशील हुआ। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग जो प्राधिकरण है ये आपके क्रियाशील होता है अभी 1 सितंबर 2023 से। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1 सितंबर 2023 से राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है वो शुरू हुआ था या फिर क्रियाशील हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा चंबल नदी पर स्थित एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो चंबल नदी पर स्थित कौन सा एक जल विद्युत का केंद्र नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो आ जाएगा जो आपके बजाज सागर है ये आपके इस पर स्थित नहीं है,
बाकी गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर है चंबल नदी पर, जो कि पहले चरण के अंदर बना था। दूसरा आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और तीसरा दे रखा जवाहर सागर बांध, ये भी आपके चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन माही बजाज सागर जो है ये आपके माही नदी पर स्थित है, न कि चंबल नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है, वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल पर्यटन स्थल नहीं है। तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट में कौन सा पर्यटन स्थल है वो शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके गौतमेश्वर मंदिर जो है ये इसमें शामिल नहीं है आपके। बाकी गलियाकोट डूंगरपुर शामिल है, देव सोमनाथ मंदिर ये भी शामिल है, कागदी पिकअप बांध ये भी आपके शामिल है, लेकिन गौतमेश्वर मंदिर इसमें शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किन स्थलों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। तो संयुक्त रूप से शामिल है वो किन किन जिलों को या किन किन स्थलों को शामिल किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके अजमेर व पुष्कर को संयुक्त रूप से इसमें शामिल किया गया था प्रसाद योजना के तहत। तो अजमेर व पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा कहाँ स्थित है। तो संत सदाराम जी जो महाराज है इनका पनोरमा है वो कहाँ स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके गूढ़ा जैसलमेर के अंदर ये स्थित है भाई। संत सदाराम जी का पनोरमा जो है वो गूढ़ा जैसलमेर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी की परिचालन विधि है, परिचालन अवधि है। तो इसकी जो परिचालन अवधि आपके रहती है वो आ जाएगी 15 जुलाई 2021 से 2030 तक रहती है अभी। तो 15 जुलाई से शुरू होती है 21 में और 2030 तक ये आपकी पॉलिसी रहने वाली है, राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से 1540 ईस्वी में रचित ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ शासक रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, तो वो आ जाएगा आपके पद्मावत। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के महाराजा या मेवाड़ के शासक रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, और इसमें पद्मनी का जो जौहर वगैरह उसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है, वो ग्रंथ आ जाएगा आपके कौन सा, पद्मावत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो जयानक द्वारा रचित जो ग्रंथ है आपके पृथ्वीराज विजय, इसकी भाषा कौन सी है, तो वो आ जाएगा आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है, ठीक है ना। पहला दे रखा है हंस तोड़ा होटारो सांच, ये आपके रहती है ऐदान सिंह भाटी की रचना रहती है, हंस थोड़ा होटारो सांच। और गुण भाषा तो ये आपके रहती है हेम कवि की रचना, और बुद्धि रासो ये आपकी कवि मान की रचना नहीं है, ये आपके इसमें हो जाएगा सुमेलित। जबकि बारीक बाता ये आपकी आती है राम स्वरूप किसान की, लेकिन बुद्धि रासो जो है वो आपकी इसमें कवि मान की नहीं रहने वाली। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 3। 50 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो आ जाएगा आपके 1983 के अंदर स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3। 1983 के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना होती है, जो कि आपके बीकानेर के अंदर स्थापित हुई थी। और इसकी जो पत्रिका आती है वो आती है आपके जागती ज्योत। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जागती ज्योत पत्रिका किस संस्था द्वारा किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो वो होती है आपके राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। और इनका द्वारा जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपका रहता है महाकवि सूर्यमल मिश्र पुरस्कार, ये भी इनके द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था कहाँ स्थित है। तो पुस्तक प्रकाश जो साहित्य संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके जोधपुर के अंदर स्थित है पुस्तक प्रकाश। तो पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था जोधपुर के अंदर स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन आपको दे रखा है देखो, और आपको असत्य कथन का चयन करना है भाई, ठीक है ना, कि असत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024 को किया गया था। बिल्कुल सही है, जो पहले चिरंजीवी योजना थी अब वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो चुकी है और इसका नाम चेंज 19 फरवरी 2024 को किया गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपको दे रखा, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है, अभी 25 लाख तक का जो भी आपका चिकित्सा बीमा है वो इसमें आपके शामिल रहता है। तो इसमें पूछा असत्य कथन, तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है अभी, न तो ए असत्य है और न ही बी असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय होती है। यानी कि आपके जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है इसके तहत अगर मान लो दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपको बीमा मिलेगा 5 लाख रुपए का, इसमें आपके प्रावधान रखा गया है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो निःशुल्क रूप से सोनोग्राफी यानी कि जो गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए जो व्यवस्था की गई है ये कौन सी योजना के तहत इसे निःशुल्क किया गया, तो वो आ जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना जो है इसके तहत गर्भवती महिलाएं निःशुल्क रूप से सोनोग्राफी करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का नोडल विभाग कौन सा है। तो इसमें जो नोडल विभाग है वो रहता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का नोडल विभाग कौन सा है, तो वो आ जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत कब हुई। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की जो शुरुआत है वो होती है भाई आपके 7 अप्रैल 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो रसोई गैस होती है इसमें जो सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलती है, तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जो भी परिवार इसमें एलिजिबल है उनको जो गैस सिलेंडर मिलेगा वो आपके 450 रुपये मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2, 450 रुपये में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी सहायता दी जाती है, तो वो आ जाएगी आपके 10,000 रुपये की सहायता है वो दी जाती है भाई दिव्यांग महिलाओं को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान की किस आयु वर्ग की महिलाएं एवं बालिकाएं पात्र है। तो कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान की किस आयु वर्ग की महिलाएं एवं बालिकाएं जो है वो पात्र है, तो वो आ जाएगी आपके 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं और जो बच्चियां हैं वो इसके तहत एलिजिबल होती है कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी जिला मुख्यालयों पर महिलाओं को उनकी मनोवैज्ञानिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श देने के लिए कौन से केंद्र संचालित है, तो वो आ जाएगा आपके पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जो कि आपके पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके लघु एवं सीमांत किसान माता पिता की जो संतान है वो इसके तहत आपके शामिल नहीं है भाई, बाकी सभी इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा कि ये इस श्रेणी के जो बच्चे हैं वो इस योजना के तहत शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत
देय राशि में केंद्र का हिस्सा कितना है? तो डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय जो विवाह योजना है, इसके तहत देय राशि में केंद्र सरकार का जो हिस्सा रहता है वो आ जाएगा 1.25 लाख, यानी कि 1.25 लाख रुपए वो केंद्र सरकार देती है भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। एग्री स्टेक योजना की राजस्थान में शुरुआत किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर की गई थी? तो एग्री स्टेक जो योजना है, इसमें आपके जो पहले शुरुआत हुई थी तो ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि जैसे कोई भी योजना आप शुरू कर रहे हो तो पूरे स्टेट में शुरू करने से पहले कुछ 1-2 जिलों में शुरू करते हैं और उनके रिजल्ट देखते हैं कि भाई कैसे रिजल्ट रहे, पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं, या किस प्रकार लोगों के साथ वो चीज़ें है वो उनको लाभान्वित करती है। तो अगर उसके पॉजिटिव अगर निकल के आते हैं फैक्टर, तो उसको फिर पूरे राज्य के अंदर है वो शुरू कर दी जाती है। तो ये जो योजना आपकी हुई थी एग्री स्टेक योजना, ये कौन से जिले में प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई गई थी? तो वो इसमें आपके जिला आ जाएगा भाई सीकर जिले के अंदर। यानी कि एग्री स्टेक योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीकर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल हेतु कृषकों द्वारा कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन किया जाएगा? तो कितना प्रतिशत प्रीमियम है वो वहन किया जाएगा? तो खरीफ फसल के लिए आ जाएगा आपके 2%, ठीक है ना। खरीफ फसल के लिए कितना हो जाएगा भाई? तो खरीफ फसल के लिए आ जाएगा आपके 2%, और रबी की फसल के आ जाएगा आपके 1.5%, और अगर आपको पूछे जायद की फसलें तो उनके लिए आ जाएगा आपके 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो खरीफ के लिए कितना पूछा आपको? खरीफ का पूछा है तो 2% हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इस योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है, बिल्कुल सही है। इसके तहत पात्रता हेतु कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कृषक के पास कम से कम 10 गोवंश होने चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं रखा गया भाई कि इसमें आपके 10 गोवंश होने चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें असत्य कथन। राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की है, बिल्कुल सही बात है। बजट 2025-26 के अंदर गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 किसानों को लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया था। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखी है योजना, सामने दे रखा आपको विभाग, और आपको इसमें असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले दे रखा है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, तो इसमें विभाग आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। फिर दे रखा किशोरी बालिका योजना, तो किशोरी बालिका योजना का जो विभाग है वो रहता है महिला एवं बाल विकास विभाग। फिर दे रखा मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, तो इसका विभाग रहता है पंचायती राज विभाग, ये इसमें आपको हो जाएगा गलत। और मृदा शक्ति संवर्धन योजना, इसमें आपका जाएगा कृषि विभाग। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके असत्य या फिर असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा। तो भाई 66 आपको दे रखा है कि राम जल सेतु परियोजना के तहत महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? यानी कि जो आपके राम जल सेतु जो परियोजना है, इसके तहत महलपुर बैराज है वो किस नदी के ऊपर बनाए जाने की परियोजना बनाई जा रही है? तो वो आ जाएगा आपके पार्वती नदी पर। तो महलपुर बैराज कहाँ बन रहा है? तो पार्वती नदी पर बन रहा है। कौन सी परियोजना के तहत बन रहा है? तो राम जल सेतु परियोजना के तहत पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बन रहा है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो राजस्थान में किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके जो राशि मिल रही है वो आती है आपके 3,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संचालित नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं है, कौन सी है उसका आपको चयन करना है भाई। तो नवजीवन योजना ये आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित रहती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये भी इसमें संबंधित रहती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये भी आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है।
और लेकिन जो शुभ शक्ति योजना है ये आपके इससे संबंधित नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा जो योजना है इसके संदर्भ में आपको असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है कि ये योजना 13 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुई है, बिल्कुल सही बात है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाना है, बिल्कुल सही है। बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 50,000 रुपये रहने वाली, ये आपका जाएगा गलत। इस योजना के अंतर्गत बकरी की बीमा हेतु 1 वर्ष से 6 वर्ष तय की गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें तीसरा जो कथन है ये आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है, बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया। तो बर्तन बैंक योजना के तहत जो पहला बर्तन बैंक खुला है वो आपके कोटा राज्य के अंदर खोला गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। ये कोटा राज्य के अंदर खुला है, ये भी आपके एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले कोटा के अंदर शुरू की थी और इसके अगर पॉजिटिव फैक्टर आते हैं तो फिर पूरे स्टेट के अंदर ये लागू कर दी जाएगी। तो अभी ये कोटा के अंदर पहला बर्तन बैंक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्य हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो योजना है ये आपके प्रारंभ किए गए अभी 14 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के 12 जिले की किस जनजाति को शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान की जो है वो आपके ग्रास्य जनजाति को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 12 के अंदर स्थित है। तो कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति रहने वाली है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा दे रखा है, इसमें ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। तो ग्राम सभा का कार्य के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य रूप से अधिकृत है। तो इसमें आपको पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आपके बी कथन सत्य है, यानी कि केवल और केवल बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 आपको दे रखा है, अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवरों के निर्माण या पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आ जाएगा आपके 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करवाना है या फिर उनका पुनरुद्धार करने का लक्ष्य अमृत सरोवर योजना के तहत रखा गया है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितने रुपए का भुगतान किया जाता है। यानी कि जो खाना खाने आते हैं उनको तो केवल 8 रुपये में खाना मिल रहा है, लेकिन उसके जो ऊपर वाले जो पैसे हैं वो सरकार व्यय कर रही है, ठीक है ना। तो 8 रुपये तो उन जो लाभ ले रहा है उससे लिए जा रहे हैं और 22 रुपये है वो सरकार इसमें आपके अनुदान दे रही है। तो टोटल मिला के थाली आपके बन रही है 30 रुपये की, ठीक है ना। तो 8 रुपये तो ले रहे हैं आपके जनता से और 22 रुपये जो है वो सरकार है वो भुगतान कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखा है योजना, एक तरफ दे रखा आरंभ वर्ष, इसमें कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है भाई। तो किसान कलेवा योजना ये आपके आती है 2014 के अंदर, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना ये आपके आती है 2016 में शुरू, और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना ये आपके 2013 में शुरू होती है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना ये आपके 2020 में शुरू नहीं हुई थी, तो ये इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 आपको दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए से कम ऋण पर कितना ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो 25 लाख रुपए से कम रुपए अगर ऋण ले रहे हो आप
तो इस पर आपको कितने का अनुदान मिलेगा, तो वो आ जाएगा आपके 9% का अनुदान मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2014 में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है, पेंशन योजना 2024 की, इसमें निम्नलिखित में से कौन है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है वो इसमें सम्मिलित है, स्ट्रीट वेंडर्स ये भी आपके इसमें सम्मिलित है, विद्युत कंपनियों के कार्मिक ये इसमें शामिल नहीं है। अभी लोक कलाकार शामिल है, लेकिन जो विद्युत कंपनियों के कार्मिक है ये आपके इस योजना के तहत है वो शामिल नहीं होने वाले। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। तो अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है इसका विस्तार राजस्थान के 19 जिलों के अंदर है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4 कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना राजस्थान के 19 जिलों के अंदर है, इसका विस्तृत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता हेतु परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो इसमें अधिकतम जो वार्षिक आय है वो आपकी होनी चाहिए 48,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखी है, 81 में आपको दे रखा है, कुछ कथन दे रखा है, इसमें से आपके सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो देखो पहला कथन आपको दे रखा है कि पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कि जो पीयर रिव्यू अभियान है इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि ये अभियान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रगति मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 18 से 24 अगस्त तक केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह अभियान राजस्थान के चयनित 16 जिलों में चलाया जाएगा, ये आपके इसमें गलत है भाई। तो इसमें सत्य कथन आ जाएगा ए और बी, असत्य कथन आ जाएगा आपके सी। आपको पूछा है सत्य कथन, तो इसमें ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 अगस्त 2025 तक मिशन हरियालो राजस्थान मिशन 2.0 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग द्वारा किया गया है। तो सर्वाधिक जो वृक्षारोपण है वो आपके शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर 1, सर्वाधिक वृक्षारोपण शिक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी जो प्रोत्साहन योजना है इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन नहीं है उसका आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा ये योजना युवाओं को स्वावलंबी व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आपको दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष आयु के लाभार्थी ही पात्र होंगे और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता रहा है। तो ये आपके दोनों ही कथन सत्य नहीं है भाई, बी भी सत्य नहीं है और सी भी सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 अगस्त 2025 को राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु उद्यमों को उनके उत्पादों व कौशल प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किए जाने हेतु किन 2 संस्थाओं के मध्य एक गैर वित्तीय समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुए हैं। तो वो आ जाएगी आपके राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट, इन दोनों के मध्य गैर वित्तीय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं भाई। तो राजीविका हो गई एक तो, और एक आपका आ जाएगी वी शक्ति ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने अभी हाल ही में वो आ जाएंगे आपके अरुण चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके प्रद्युमन सिंह, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 से 30 अगस्त तक कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है जिसने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो आ जाएगा आपके अभिनव चौधरी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी आपके कजाकिस्तान के अंदर जो 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है
इसमें राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 3 स्वर्ण पदक जीत करके राजस्थान का नाम है वो विश्व में गौरवान्वित किया है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है। 29 से 30 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट परिषद यानी कि नेरोडको के 70वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान का जो नेतृत्व है वो आपके मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1, मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने यहाँ पर आयोजन या इसका नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। 23 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान @ 2047 का अनुमोदन किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि राजस्थान को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास व समावेशी प्रगति के साथ आत्मनिर्भर व विकसित बनाने का रोड मैप है। बिल्कुल इसके अंदर आपके सही रहने वाली बात है। और दूसरा दे रखा है कि इसके अंतर्गत 2047 तक राजस्थान को $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपके 3, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। 22 से 23 अगस्त को भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्था यानी कि ICAI द्वारा जयपुर शाखा द्वारा AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर शाखा का जो इनोवेशन किया गया है तो इसका आयोजन कहाँ किया था? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर। जयपुर में शाखा बन रही है तो जयपुर में इसका आयोजन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोगाराम कुंभावत ने डैश 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 में राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया है। तो जोगाराम जी जो पटेल है वो हमारे पशुपालन मंत्री है। इन्होंने राजस्थान में कहाँ पर पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया है? तो वो आ जाएगा आपके बस्सी जयपुर के अंदर इसका आयोजन या इसका शुभारंभ किया है भाई। बस्सी जयपुर के अंदर पशुपालन मंत्री जोगाराम कुंभावत के द्वारा। ठीक है ना। तो ये नाम भी ध्यान रखना आपको, जोगाराम कुंभावत जो कि पशुपालन मंत्री है भाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है। तो व्यक्तित्व के विषय में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर पहला या आपके इसमें सत्य हो गया। व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। बिल्कुल सही है भाई। और व्यक्तित्व में आंतरिक तथा बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेशन होता है। ये भी इसमें बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो दे रखा आपको कि व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, ये इसमें असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा देने वाले आपको मिलेंगे ऑलफोर्ड। यह परिभाषा ऑलफोर्ड के द्वारा दी गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपगम है। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपगम कौन कौन से हैं? इसमें से आपको सही कोड का चयन भी करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण भी रहता है, युंग का वर्गीकरण भी रहता है, सेल्डन का वर्गीकरण भी रहता है और क्रेस्मर का वर्गीकरण भी रहता है। इन चारों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप का उपगम दिया था। अभी तो 1 2 3 4 इसमें चारों ही सही है। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है। 94 में दे रखा है कि निम्न में से फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो फ्राइड के द्वारा जो मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई गई है इसका सही क्रम कौन सा है वो आपको इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें मनोलैंगिक के अंदर मुख चूषण अवस्था, फिर आ जाएगी गुदा अवस्था, फिर आ जाएगी लिंग अवस्था, उसके बाद आ जाएगी आपके सुप्ता अवस्था। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक रूप से स्तर तनाव मुक्त समायोजित करने वाला एवं सामान्य उपलब्धि की योग्यता रखता है?
या योग्यता रखते हैं, तो वो आ जाएगा आपके टाइप बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा नहीं दिया गया है? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा नहीं दिया गया शारीरिक गुणों के आधार पर? तो वो आ जाएगा हिप्पोक्रेटस के द्वारा शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है और नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है, समाज नीति परीक्षण के जन्मदाता है। तो समाज नीति परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके JL मोरेनो जो है, ये आपके समाज मिति परीक्षण के जन्मदाता रहते हैं भाई। तो समाज मिति परीक्षण के जन्मदाता JL मोरेनो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की सही व्याख्या करता है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की सही व्याख्या कौन करता है? तो वो आ जाएगा, इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है व 30 कार्डों पर चित्र, एक कार्ड खाली होता है, यानी कि 30 कार्डों पर चित्र होता है लेकिन एक जो कार्ड है वो आपकी खाली रहता है। तो ये इसकी बिल्कुल आपके सही व्याख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 99 आपको दे रखा है। 99 में दे रखा है कि ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छुपाया नहीं जा सकता जैसे महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का गुण। इस गुण को किस व्यक्तिगत श्रेणी में या किस व्यक्तिगत प्रवृत्ति में रखा जाएगा? तो वो इसमें आ जाएगा आपके प्रधान प्रवृत्ति के अंदर, यानी कि ये जो गुण है ये आपके प्रधान प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित असत्य है। तो मनोविश्लेषणवाद से कौन सा कथन आपके असत्य है उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, अचेतन हमारे विचार व्यवहार का 90% भाग प्रभावित करता है। दूसरा दे रखा, इदम वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है। और एडिपस इलेक्ट्रा का संबंध लैंगिक अवस्था से है, बिल्कुल सही है। और संतुलित व्यक्तित्व वही है जिसका अहम शक्तिशाली है, बिल्कुल ये भी सही है भाई। संतुलित व्यक्तित्व वही होता है जिसका अहम जो है वो शक्तिशाली होता है, बिल्कुल सही है। और अचेतन हमारे विचार व्यवहार का 90% भाग प्रभावित करता है, ये भी सही है। लेकिन इदम वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपकी गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीताराम को परीक्षा में बैठते समय चिंता हो रही है कि यदि वह परीक्षा देगा तो असफल हो जाएगा, यदि परीक्षा नहीं देता है तो वह पूरा वर्ष खराब हो जाएगा। तो राहुल का द्वंद्व है, यानी कि वो ऐसे द्वंद्व में है कि अगर वो परीक्षा दे रहा है तो असफल हो जाएगा और नहीं देगा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये कौन से द्वंद्व के अंदर है? तो वो आ जाएगा आपके अवॉइडेंट एंड अवॉइडेंस, यानी कि अवॉइडेंट जो आपके रहता है, इस द्वंद्व के अंदर आपके राहुल जी है इस वक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से व्यक्तिकरण का या युक्तिकरण का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से युक्तिकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो महंगी घड़ी ना खरीद पाने पर व्यक्ति कहे कि वक्त तो सारी एक सा बताती है। और दूसरा दे रखा है, प्रेम प्रसंग के टूटने पर एक लड़की कहे कि ठीक हुआ, वो मेरे लायक नहीं था। और तीसरा है, नौकरी ना लगने पर लड़का बोले कि आजकल सिर्फ सिफारिश से काम होता है। तो ये सभी आपके युक्तिकरण का उदाहरण रहते हैं, तीनों के तीनों। और चौथा दे रखा है कि परीक्षा की तैयारी करता हुआ लड़का बोले कि परीक्षा अभी 5 महीने खिसकेगी और हमें 4 महीने का और टाइम मिलेगा। तो ये आपके युक्तिकरण का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों के तीनों युक्तिकरण का उदाहरण है। कि इसमें ये होता है कि युक्तिकरण में कोई भी चीज़ है वो व्यक्ति उस चीज़ में असफल होता है या फिर उस चीज़ को नहीं मिलने पर उसकी कमियां बताता है, ठीक है, उसकी कमियां बताए तो वो समझ आना युक्तिकरण का सिद्धांत रहता है या युक्तिकरण का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 103 आपको दे रखा है, समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। तो समायोजित व्यक्ति के लक्षण आते हैं कि वह अपनी कमियों को जानता है, ऑप्शन नंबर 1। कि कोई व्यक्ति समायोजित व्यक्ति है तो उसका लक्षण ये होगा कि वह अपनी कमियों को है वो बखूबी रूप से जानता होगा और उस कमियों पर वो बिल्कुल प्रॉपर रूप से काम करेगा और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। तो वह आ जाएगा आपके समायोजित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। तो समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है?
तो वो इसमें आपके प्रक्षेपण रहती है, पलायन भी रहती है। अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ये इसमें आपके अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 आपको दे रखा है कि एक वृद्ध द्वारा अपनी युवावस्था के किस्सों को सुनाकर स्वयं को समायोजित करना कौन सी युक्ति है। तो एक वृद्ध द्वारा अपनी युवावस्था के इस किस्सों को सुनाकर स्वयं को समायोजित करना कौन सी युक्ति है, तो वो आ जाएगी आपके प्रतिगमन। प्रतिगमन की युक्ति रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 106 आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। एक तरफ दे रखी है शिक्षण विधि, सामने दे रखे हैं प्रतिपादक, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। पहला दे रखा है निगमन विधि, तो इसके प्रतिपादक आते हैं आपके अरस्तु, बिल्कुल सही है। आगमन विधि जॉन कैनेडी, ये आपके इसमें हो जाएगा सुमेलित, क्योंकि आगमन विधि का प्रवर्तक जॉन कैनेडी नहीं है। तीसरा दे रखा प्रश्नावली विधि, तो इसके आते हैं सर फ्रांसिस गैल्टन, ये भी सही है। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसमें आता है डेजी मार्विल जॉन, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कथन इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो कौन सी विधि के अंदर निम्नलिखित विशेषता है, उस विधि का आपको चयन करके लिखना है। पहली विशेषता दे रखी है आपको कि यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है और शिक्षक निर्धारित समय में अधिक विषय वस्तु प्रक्षेपित कर सकता है। विद्यार्थी के एक बड़े समूह को एक साथ अनुदेशन प्रदान कर सकता है या किया जा सकता है। तो इसमें आपके जो ये विशेषता रहती है, ये होती है आपके व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो कौन सी विधि के अंदर निम्नलिखित विशेषता है, उस विधि का आपको चयन करना है। यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ये करके सीखने के सिद्धांत की उपेक्षा करती है। यह निरीक्षण एवं अवलोकन उन्मुख विधि है, तो वह विधि आ जाएगी आपके प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि के किस सोपान के संग्रह किए गए आंकड़ों का अर्थ निकाला जाता है एवं उनमें आपसी संबंधों को ज्ञात भी किया जाता है। तो वो आपकी इसमें आ जाएगी आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 110 आपको दे रखा है, नीचे नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। पहला कथन आपको दे रखा है कि विश्लेषण विधि तर्क केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। कि जो विश्लेषण विधि होती है ना, वो आपके एक तो तर्क केंद्रित है और एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है, ठीक है। दूसरा दे रखा है, इस विधि में विद्यार्थियों को अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर मिलता है, अतः उनकी तर्क शक्ति और विचार शक्ति और कल्पना शक्ति और विवेक शक्ति का विकास करने में यह विधि बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसमें बिल्कुल आपके ए और बी दोनों सही है, और बी है वो ए का पूरा सही रूप से स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 111 आपको दे रखा है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके लिखना है, वो भी आपके संश्लेषण विधि के संदर्भ में, ठीक है ना भाई। तो इसमें आपको दे रखा है, पहला बिंदु दे रखा है कि स्मृति केंद्रित विधि है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, ये मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के नियमों के प्रतिकूल तार्किक क्रम की विधि है, बिल्कुल सही है। इसमें आगमन तर्क का प्रयोग होता है, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, इसमें आगमन तर्क का प्रयोग नहीं होता है। यह विधि परिकल्पना से शुरू होकर निष्कर्ष पर समाप्त होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपके हो जाएगा असत्य कथन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से अनुसंधान विधि के सिद्धांत है। तो अनुसंधान विधि के कौन से सिद्धांत है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो पहला आपको दे रखा करके सीखने का सिद्धांत, ये आपके अनुसंधान विधि का सिद्धांत रहता है। उपयोगिता का सिद्धांत ये भी रहता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो ये भी आपके इसी के अंतर्गत आएगा। तार्किक चिंतन और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी अनुसंधान का सिद्धांत है। वैज्ञानिकता और मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, ये भी आपके अनुसंधान के तहत ही सिद्धांत रहता है। तो इसमें आपके आ जाएगा पांचों के पांचों सही, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 113 आपको दे रखा है, निम्न में से निगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि निगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। तो वो आ जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये आपके
इसमें प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र नहीं रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे आपको अभिकर्मित अनुदेशन का प्रकार और सूची 2 में आपको दे रखे है विकासकर्ता, ठीक है ना, और इनको आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो इसके विकासकर्ता कौन रहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके BF स्किनर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखा है आपके सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसमें आ जाएगा आपके नॉर्मन ए क्राउटर, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है ना। फिर आपके दे रखा है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, तो मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसको देने वाले आते हैं आपके विकास करने वाले TF गिलबर्ट, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। कंप्यूटर से अनुदेशन, तो इसमें आ जाएंगे आपके लॉरेंस स्टोलुरो, यानी कि इसमें आ जाएगा 3 नंबर। तो 2 1 4 3 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार एवं उनके प्रमुख लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो संगत है। संगत युग्म आपको चयन करना है कि कौन सा युग्म आपके इसमें संगत रहता है, तो वो आ जाएगा सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन, जो कि निदान एवं उपचार करना है, तो ये इसमें आपके संगत रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी विधि में शिक्षक द्वारा कक्षा तथा छात्रों के एक वर्ग का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्कों या फिर मेज़ों पर कार्य करते रहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117 आपको दे रखा है किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। जो विशेषताएं दे रखी है इसमें से ये कौन सी विधि की रहती है वो आपको चयन करना है। पहली विशेषता दे रखा है कि ये अवलोकन से शुरू होती है, यह परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, ये खोज की एक विधि है। तो ये जो आपके विशेषता रहती है ये रहती है आपकी आगमन विधि की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसकी विशेषता ऊपर आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आगमन विधि से संबंधित नहीं है, उसका आपको चयन करना है भाई। तो वो आ जाएगा आपके अमूर्त से मूर्त, ये आपके आगमन विधि से संबंधित नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में काम करने के लिए कहता है ताकि वे विभिन्न त्रिभुजों के कोणों को प्रोट्रैक्टर से मापकर एक क्रियाशील प्रयोग कर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसमें मुख्यतः कौन सी शिक्षण विधि उपयोग की जा रही है, तो इसमें आ जाएगी आपके प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो पहली विशेषता दे रखी है स्व अध्ययन की आदत का निर्माण होता है, विषय वस्तु क्रमबद्ध होने के कारण छात्रों के पढ़ने के दृष्टिकोण का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो ये विशेषता जो है ये आपके रहती है पाठ्य पुस्तक विधि की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 121 आपको दे रखा है निम्न में से परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत है। तो परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत कौन से उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। पहला दे रखा है करके सीखने का सिद्धांत बिल्कुल परियोजना विधि है, और सीखने से जीवन का सिद्धांत ये आपका गलत है। सहयोग एवं सहभागिता का सिद्धांत ये भी आपके परियोजना विधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 122 आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है और सत्य कथन का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है, ठीक है। R.S. वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के क्षेत्र प्रथम पर्सनल डेटा इन्वेंट्री का निर्माण किया, जिसे प्रश्नावली विधि का प्रारंभिक रूप माना जाता है भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है भाई, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है निम्न में से कौन सी विधि को संवाद विधि भी कहा जाता है। तो कौन सी विधि है जिसे संवाद विधि कहा जाता है, तो वो आ जाएगी आपके प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन नंबर 2। इसको संवाद विधि भी कहा जाता है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक यानी कि भूगोल विषय में या भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो इसमें आ जाएगी आपके शैक्षिक भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 125 आपको दे रखा है, खेल बालक की स्वाभाविक प्रकृति है। तो खेल है ये बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जितना मन बालक का खेल में लगता है और किसी काम में नहीं लगता। उपयुक्त कथन किसका है भाई? तो उपयुक्त कथन जो है ये आपके रहते हैं कॉल्डवेल कुक का, ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने कहा था कि जो खेलना है ये बच्चे की एक स्वाभाविक प्रकृति है, ठीक है ना। जितना मन बच्चे का खेल में लगता है ना, उतना दूसरी चीज़ों में जैसे पढ़ाई वगैरह में नहीं लगता है, ध्यान रखना आप। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4। और अब ये भी आपके कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति बदल चुकी है भाई। अब खेल की जगह आना चाहिए फ़ोन में बालक का मन लगना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और जितना मन बालक का फ़ोन में लगता है इतना मन का किसी भी कार्य में नहीं लगता है, ठीक है ना। अब ये परिभाषा चेंज होने वाली है, खेल की जगह पर आपके मोबाइल फ़ोन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपके दे रखा है, निम्नलिखित फसल और अग्रणी उत्पादक जिलों में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसमें असुमेलित युग्म आपको चयन करना है। तो गेहूं के अंदर सर्वाधिक या अग्रणी उत्पादक जिले आते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर, बिल्कुल सही है। और बाजरे के अंदर आते हैं आपके बाड़मेर और अलवर, ये भी सही है। जवार के अंदर आते हैं अजमेर और भीलवाड़ा, ये भी सही है। सरसों के अंदर आपको दे रखा है भरतपुर और जयपुर, जो कि इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 127 आपको दे रखा है, एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनी युक्त जो कृषि फार्म है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो आ जाएगा आपके सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर ये फार्म स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है जो कि कृषि के पिछड़ेपन का है? तो वो आपकी इसमें आ जाएगा किसानों की निर्धनता, ये बिल्कुल भी नहीं है। बंजर एवं ऊसर भूमि, ये भी इसके पिछड़ेपन का कारण नहीं है। और भू स्वामित्व की समस्या, यानी कि पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो किसानों की निर्धनता भी रहती है, बंजर भूमि भी रहती है, भू स्वामित्व की समस्या ये भी रहती है, लेकिन सिंचाई के साधनों की पर्याप्तता ये इसके पिछड़ेपन का कारण नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 129 आपको दे रखा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो आपकी इसमें रहती है 12.02%। ये आपका जाएगी आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 12.02%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है, जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की अवधि क्या है? तो मतलब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कार्यशील जो घरेलू नल कनेक्शन है इसकी अवधि कहाँ तक रखी गई है? तो वो आ जाएगी वर्ष 2026 तक है, वो प्रत्येक घर पर है वो पानी के नल की व्यवस्था करना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्योग क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर GSVA पर सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक जो योगदान रहता है वो आपका जाएगा विनिर्माण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है, 132 में आपको दे रखा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो रहता है आपके जिला कलेक्टर, यानी कि उस जिले के जो जिला कलेक्टर है वो आपके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य सचिव है वो रहते हैं आपके सुधांशु पंत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 134 आपको दे रखा है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल साहब है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो आ जाएगा आपके राष्ट्रपति जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो असुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ये आपको होती है ल्यूरिकोसाइड,
लाल रक्त कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स ये होते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट, लेकिन बेसोफिल जो है ये आपके एसोडोफिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये इसमें हो जाएगा एसोमेलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से यूरिकोटेलिक जंतु है, तो यूरिकोटेलिक जंतु कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके कीट। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये कीट जो है ये आपके यूरिकोटेलिक जंतु रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पेसमेकर किसको कहा जाता है, तो पेसमेकर होता है आपके SA नोड, यानी जो दक्षिणी भाग होता है दिल का वो आपके इसमें होता है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, निम्न में से संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है, तो निम्न में से संरक्षी बल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके घर्षण बल जो है ये आपके संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है, जबकि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, प्रत्यानयन बल ये सभी संरक्षी बल के उदाहरण रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैर गति के केपलर का कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, तो गैर गति के जो केपलर का नियम है ये कौन से या कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, तो ये आ जाएगा आपके द्वितीय नियम पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा घूर्णन गति का उदाहरण नहीं है, तो घूर्णन गति का उदाहरण कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो वो आ जाएगा आपके जो कोल्लू के बैल की गति है ये कोई घूर्णन गति का उदाहरण नहीं रहता है, जाके जैसे लट्टू की गति घूर्णन गति का उदाहरण है, कुमार के चाक की गति ये भी घूर्णन गति है, साइकिल के पहिए के अक्ष की सापेक्ष गति ये भी आपकी घूर्णन गति रहती है, लेकिन कोल्लू के बैल की गति कोई भी घूर्णन गति नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए होता है, और दूसरा दे रखा है चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा A और B दोनों ही आपके सत्य रहने वाले हैं। ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, दूरी मापने के लिए माप करते हैं कि ओडोमीटर है वो कितने किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है तो वो बताता है ओडोमीटर। दूसरा दे रखा है चाल का जो ऐसे ही मात्रक है ना वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही आपके इसमें सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है त्वरण, यानी कि आपके आ जाएगा त्वरण। ऑप्शन नंबर 3, यानी कि dv/dt जो है ना भाई वेग में परिवर्तन की दर, तो ये होती है आपके त्वरण, ठीक है ना, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो पूरक कोण इस प्रकार है कि पहले का दोगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है, तो छोटे कोण का माप होगा। तो छोटे कोण का अगर आप माप ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 36 डिग्री। पूरक कोण का मतलब है दोनों का योग है वो 90 डिग्री होगा, और संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें आप आराम से दोनों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हो, छोटे कोण का मान आएगा आपके 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, दो सरल रेखाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, यदि कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOD बराबर 274 डिग्री हो तो कोण AOD का माप होगा। तो AOD का जो माप होगा वो आपके इसमें आएगा 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सरल रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन के क्रम में निम्न कथनों पर ध्यान देकर सही कथन का आपको चयन करना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है कि आसन कोण संपूरक होते हैं, सो आसन कोण जो है पूरक होते हैं। दूसरा दे रखा है आपको कि आसन कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल आसन कोण जो है वो संपूरक होते हैं भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ये समांतर है और ये भी समांतर रेखा है, ठीक है ना, और ये कोई तीर रेखा इसको काट रही है, तो इसके आसन कोण कौन से होने वाले, एक कोण तो ये आसन कोण है, ये कोण ये आसन कोण है, तो इन दोनों का योग ध्यान रखना 180 डिग्री होता है, यानी कि संपूरक होते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, न कि पूरक कोण। तीसरा दे रखा है शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो ये वाला कोण और इसके उल्टा शीर्ष ये वाला कोण, ये दोनों कोण है वो बराबर होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, शीर्ष अभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं, तो B और C सही है। शीर्ष अभिमुख कोण संपूरक होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, संपूरक वाला नहीं कह सकते, लेकिन होते हैं दोनों बराबर है, तो इसमें आ जाएगा आसन कोण और शीर्ष अभिमुख कोण B और C। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 आपको दे रखा है, दी गई आकृति के लिए
निम्न में से कौन से कथन है वो सत्य है। तो कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें दे रखा है ए प्लस बी बराबर डी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस ए यहाँ दे रखा ए और सी यहाँ दे रखा है और ई यहाँ दे रखा है। इन तीनों का योग आपके होता है 180 डिग्री। और फिर दे रखा है आपके बी प्लस एफ बराबर सी प्लस ई, तो ये भी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो तो वह तिर्यक रेखा के एक ही ओर वाले दो अंत्य कोण परस्पर 2:3 के अनुपात में हो तो बड़े कोण का मान क्या होगा। और तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर के जो अंत्य कोण है वो ये ध्यान रखना दोनों कोण 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना, दोनों 180 होगा। तो इसमें 2:3 है तो 180/5 करके बड़ा वाला कोण पूछा 3 से गुणा कर दो आप, ठीक है। तो इसमें आपके जो मान आएगा वो इसमें रह जाएगा आपके 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी हो तो एक्स का मान क्या होगा। ए बी और सी डी दोनों समांतर है तो आपको पूछा एक्स का मान क्या होगा, तो वो आपको मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 नंबर आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि रेखाएं L1 और L2 समांतर हो तो x का मान क्या होगा। दोनों समांतर रेखा हैं तो x का जो मान आएगा वो आपको मिलेगा 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई और आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप क्लास देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब क्लासें आप ही के लिए आ रही है, ये सारी मेहनत आप ही के लिए की जा रही है, तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। दी गई आकृति में यदि रेखाएं L1 समांतर L2 हो तो x प्लस वाई का मान W प्लस जेड के पदों में निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा 180 माइनस W प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 6 का पेपर सॉल्यूशन लेवल 1 का। और कैसा लगा पेपर सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो पहली वाली क्लास से पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ के पेपर आपको सॉल्यूशन करके ही जाने चाहिए भाई, ठीक है ना। क्योंकि और उसमें से अभी कलाम अकेडमी के तो इसमें से आपके सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप जब रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम देने बैठोगे ना हॉल में, तो आपको ये सारी टेस्ट सीरीज़ याद आने वाली है कि इतने नोट्स पढ़े, इतने ये पढ़े, इतने वो पढ़े, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ पढ़ी है ना वो कितनी इफेक्टिव रहती है वो आप देख लेना। बस आपको कोई कुछ नहीं करना, एक सब्सक्राइब करके रखना है। मैं आपको सारे के सारे टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर भी साइंस और एसएसटी के पेपर भी मैं सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा भाई, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।